तो हम इसको फाइनली खोल के, और ये 5 ml का है, इसको हम 2.5 ml 2 डिस्कों में आराम से स्मूथली लोड कर लेते हैं। दो अलग अलग डिस्कों में इंसर्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। मेरा एक डिस्को रेडी हो चुका है, अब दूसरे में लोड कर लेंगे। बाकी का बचा हुआ 2.5 ml दूसरे डिस्को में लोड कर लेते हैं। पेशेंट का लंग्स पूरी तरीके से नहीं बन पाया, इसलिए मुझे 5 ml की ज़रूरत पड़ी है। कुछ पेशेंट्स में 3 ml नियोसब से भी एंट्री लंग्स की अच्छी हो जाती है। तो मैंने दोनों सीरीज में बराबर बराबर मात्रा में लोड कर लिए हैं, और इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी फीडिंग ट्यूब की, जिसको हम ईटी के हिसाब से नापेंगे और फिर इसको ईटी के साथ इंसर्ट करेंगे। तो जो स्कोप है जिससे मैं ईटी को इंसर्ट करूँगा, तो हमेशा ईटी जाने से पहले इसकी लाइट को प्रॉपर्ली चेक करते हैं, ताकि इंटुबेशन करने टाइम पे पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। और ये पेशेंट को हमारे 3.5 नंबर ईटी ट्यूब पड़ा हुआ है, तो मैं एक सेम साइज़ की दूसरी ईटी ले लेता हूँ, ताकि उसे नापने में आसानी रहे। और इस वाली ईटी को मैं निकाल दूंगा, और दोबारा इसको डाला नहीं जाता है, तो मैं सेम साइज़ की दूसरी ईटी को लेके और फीडिंग ट्यूब 6 नंबर से उसको अच्छे से पूरा नाप लेंगे। ये मेरा 6 नंबर फीडिंग ट्यूब है, और सच का ब्लेड दूँ के अंदर ऐसे इंसर्ट करके पूरा प्रॉपर साइज हम लोग उसका नाप लेंगे कि वो एकदम ईटी की तह तक जा रहा है कि नहीं। जो हमारे नियोसब को लंग्स के कैरिना के ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई दोनों में अच्छे से स्प्रेड करेगा। और ये मेरा एकदम परफेक्ट साइज का बैठ चुका है। मेरा 32 सेंटीमीटर मैंने काट लिया है। अब इसी को मैं वापसी पैक करके इसको दोबारा से इंट्यूबेट करूँगा, क्योंकि कभी कभी म्यूकस और सिक्रेशन जमने की वजह से ये इंटरनल ब्लॉकेज हो जाती है, तो कभी कभी नियोसब वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ जाने की उम्मीद से हम लोग इसको डालते हैं। तो मैं ईटी और एफजी दोनों यहाँ से रिमूव कर दूँगा। इसको निकालने के बाद में स्कोप से सेम साइज़ की 3.5 mm का ईटी हम लोग यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ये मेरा एफजी के साथ 3.5 mm का ट्यूब है, और मैं इसको स्मूथली आराम से ट्रैकिया में मैंने इंसर्ट कर दिया है। इस साइड से इसको बेबी वेट के साइज़ के हिसाब से इसको नाप के वहीं पे फिक्स कर दूंगा। एफजी जब जैसे कि मैं नाप चुका हूँ, जिसको नापने की ज़रूरत नहीं, जिसको मैं थोड़ी देर निकाल देता हूँ ताकि पेशेंट अच्छे से वेंटिलेट हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम उसे ऑक्सीजनेट कर देते हैं, ताकि नियोसब सर्फेक्टेंट इंसर्ट करने के टाइम पे पेशेंट हाइपोक्सिया में ना जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, SpO2 अभी यहाँ पे 60% दिखा रहा है। अभी मैं पहले इसको ऑक्सीजनेट करूँगा ताकि सैचुरेशन मेंटेन करे, उसके बाद नियोसब इंसर्ट करूँगा। CO2 यहाँ पे जहाँ पे 60 चल रहा था वहाँ पे 94 मेंटेन हो चुका है, और पूरा 100% नहीं जाएगा, क्योंकि पेशेंट का लंग्स बहुत प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। उसी के लिए हम लोग नियोसब इंसर्ट करेंगे। पेशेंट मेरा अच्छे से वेंटिलेट हो चुका है। अब हम एक डिस्को से फीडिंग ट्यूब बना के नियोसब इंसर्ट करेंगे। जब फेंक देते और ये प्री लोडेड मेरा नियोसब एक सिरिंज से, इसमें 2.5 ml की क्वांटिटी है। मैं इसको ईटी के हिसाब से इसको यहाँ से डाल के इसकी हाफ क्वांटिटी 1.2 ml
प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ 1.2 ml क्वांटिटी इसकी स्प्रेड करा देता हूँ। इंग्लिश दूसरा है, दूसरा डिस्प्ले है, इंसर्ट होने के बाद अम्बू के सपोर्ट से इसको लंग्स में पूरी तरीके से स्प्रेड कराने की कोशिश करेंगे। पेशेंट को स्टिमुलेट करते हैं ताकि एयर एंट्री और न्यूसर पूरे लंग्स में प्रॉपर तरीके से फैल जाए। कुछ टाइम के लिए उसको बायलैटरल लेफ्ट और बायलैटरल राइट की तरफ कन्वर्ट कराते हैं ताकि एयर एंट्री और कैरिना के साथ अच्छे से न्यूसर पूरे लेंथ में अच्छे से पहुंच जाए, स्प्रेड अवे हो जाए। बायलैटरल राइट होने के बाद बायलैटरल ताकि एयर एंट्री और न्यूसर राइट साइड लंग्स में भी अच्छे से स्प्रेड हो जाए।